राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग 2026 को जो पूर्वावलोकन सॉल्व कर रहे थे आर्थिक और सामाजिक विकास की। हम लोगों ने उसमें से बी सेक्शन, ए सेक्शन के काफी टॉपिक बी सेक्शन से पूरा कर लिया था। एक सेक्शन की हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र तक किया था और ये इतने टॉपिक, कम से कम 4 टॉपिक बचे हुए हैं। इनको हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग सी सेक्शन में हम लोगों ने एक दो ऊपर वाले दोनों टॉपिक कर लिए थे। तीसरा टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं प्रारंभ करेंगे। तो इसको 2 दिन में समाप्त करके फिर हम लोग ऊपर के बचे हुए टॉपिक को करेंगे। बाकी ये जो नीचे वाले हैं, जनसंख्या, ये सब करंट से संबंधित होता है। तो हम लोग जब जैसे जनगणना है, आप लोग जनगणना तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे पुराने क्वेश्चन हैं जो रिपीट नहीं होंगे। आप कहिएगा तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो इसका करवाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी ऊपर वाले टॉपिक तो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले ही टॉपिक करेंगे, जैसे तृतीय क्षेत्र, राजकोषीय नीति एवं राजस्व योजनाएं और मुद्रा बैंकिंग। पहले ये क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद ही हम लोग विविध में जाएंगे। विविध करंट से संबंधित होता है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने देखे थे तो ज्यादा महत्वपूर्ण लगे नहीं। आप चाहे कहिएगा तो मैं करवा दूंगी। चलिए, आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग 30-30 मिनट में 50-50 क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही, घटना तक से काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें सारे प्रश्न नहीं करने होते हैं। जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग करंट के डाटा से करने होते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो करंट से आते हैं और हम लोग अगर उनको भी करके चले जाएंगे तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे। इसलिए जो भी करंट से क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको छोड़ देंगे, जो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया आधारित संरचना निवेश बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, बिल्कुल है। AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक भारत है? नहीं, ऐसा नहीं है। और AIIB में एशियन से बाहर का कोई सदस्य नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए केवल एक और ऑप्शन सही होगा। अब तो इसमें 100 से भी ज्यादा देश हैं, 111 देशों से भी ज्यादा हैं। और इसमें सबसे बड़ा, हम लोग चाहे इसको पढ़ सकते हैं, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा। वर्ष 2016 में 57 संस्थापक सदस्यों द्वारा परिचालित एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। क्या है? बहुपक्षीय विकास बैंक। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग चाइना में। वैश्विक स्तर पर 28 फरवरी 2026 तक बैंक को 111 अनुमोदित सदस्य हैं, जिसमें से 106 सदस्यों में से 52 क्षेत्रीय और 54 गैर क्षेत्रीय हैं एवं 5 प्रॉस्पेक्टिव सदस्य हैं, 1 क्षेत्रीय तथा 4 गैर क्षेत्रीय हैं। AIIB ने जनवरी 2016 में कार्य संचालन प्रारंभ किया था। इसमें एशिया के देशों के साथ अन्य महाद्वीपों के देश जैसे ऑस्ट्रिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इथोपिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि भी हैं। AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक चीन है। सबसे बड़ा शेयरधारक चीन है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? तो विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित होता है? तो ये प्रशासित होता है, रुकिए पहले ए है इसका ऑप्शन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से संचालित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसकी व्याख्या आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जारी की जाती है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा।
फिर से पढ़ लीजिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए करंट से संबंधित था, इसको नहीं देखते हैं, अब चाहे तो देख भी सकते हैं। विश्व 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 विकास रिपोर्ट 2001 में पर बल दिया गया था दरिद्रता पर प्रहार। अब इसको हटा देते हैं, इसको नहीं देखते हैं। जब भी देखिए इसका तो हर साल हर महीने हर साल मतलब आता है रिपोर्ट, तो जब भी रिपोर्ट आए तब उस साल की थीम जरूर देख के जाइए। जैसे इसका भी करने का कोई महत्व नहीं है, तो ये करंट से संबंधित था इसलिए नहीं देखते हैं। जो भी करंट से संबंधित है हम लोग उनको ना देखें तो अच्छी बात है, लेकिन ये वर्तमान में देखिए पहले इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं, हो सकता है प्रश्न में से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ऑप्शन नहीं बनेंगे। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए 2025, यहाँ पे हम लोग 2025 कर लेते हैं, 2025 में प्रति व्यक्ति आय थी। तो ठीक, चलिए देखते हैं। ये 2024 ये 1994 का है, लेकिन हम लोग 2025 के अनुसार सॉल्व करते हैं। 1 जुलाई 2025 के वित्त वर्ष 2026 के लिए क्या था? निम्न आय अर्थव्यवस्था वाले वे देश हैं जिनके पास 1135 रुपये डॉलर या कम या उससे कम हो। 1135, याद रखिए 1135। और निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था जो है 1136 से 4495 वो निम्न आय अर्थव्यवस्था में आएंगे। और जो उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था 4496 से लेके 13,935, 4496 से लेके 13,935। और उच्च आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले वे जो 13,945 से अधिक हों। तो ये डाटा जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको जरूर याद रखिए। तो ये भी उसका करंट का था, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सॉरी, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? इसका सूचकांक नहीं है। कानून और स्वास्थ्य बनाए रखना नहीं है। बाकी करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना और निर्माण परमिट संबंधित कार्य करना, ये सभी हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक का कारोबार सूचकांक सुगमता सूचकांक में क्या क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण परमिट संबंधित कार्य करना, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना, ऋण प्राप्त करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना और ऋण संशोधन अक्षमता का समाधान करना। तो सभी हैं, आप चाहें तो एक बार अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। अब ईज ऑफ डूइंग के हटाकर बी रेडी नहीं बिजनेस रेडी 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसके ईज ऑफ डूइंग के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट लाई जाती है। अब इसको हटा दिया गया है। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त सूचकांक के उप सूचकांक में कानून और व्यवस्था बनाए रखना शामिल नहीं है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2021 में विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी न करने की घोषणा की गई थी। अब विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी की जा रही है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रतिस्थापित करते हुए बेहतर बनाता है। वर्तमान में बिजनेस रेडी 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी नहीं देखते क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? तो ये रैंकिंग की घोषणा विश्व बैंक करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? विश्व बैंक। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ष 2003 में प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती थी। अब इसके जगह पर क्या हो गया है? बिजनेस रेडी। इस सूचकांक में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर किए गए बुनियादी बदलावों के आधार पर विश्व के दौरान देशों में रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये डाटा दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का।
अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? अभी हम लोगों ने देखा था विश्व बैंक करता है, विश्व बैंक समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां था, बिल्कुल था। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 17वां स्थान था, बिल्कुल था, इसलिए 1 और 2 दोनों सही होंगे। लेकिन अब इसको याद करने का कोई मतलब नहीं। अभी जब 2026 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो शायद अक्टूबर में आएगी, तो आप जरूर देख के जाइएगा। व्यवसाय करने की सरलता पर विश्व बैंक अभी हम लोगों ने देखा था, इसलिए इसका हम लोग सीधा ऑप्शन टिक करते हैं, पहला ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे प्रश्न जो हमारे प्रश्न में हमारे एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे उसको हम लोग नहीं करेंगे। ये भी 2016 का प्रश्न था, इसको भी हटा देते हैं। ये वाला देखते हैं, भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। किसके द्वारा लागू निकाली जाती है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा। अब देखते हैं, इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी की जाती है। DPIIT व्यवसाय करने में सुविधा हेतु के तहत विभिन्न पहलों का समन्वय करते हुए नोडल विभाग है, जिसका उद्देश्य एक अनुकूल कारोबार माहौल बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक। अभी हम लोगों ने देखा था विश्व बैंक ही जारी करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जल्दी कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्न देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति GDP न्यूनतम है? तो इसमें भी भारत का है, वर्तमान में भी भारत का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। भारत इस प्रेजेंट में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उसके क्या कहते हैं, PP परचेसिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में ये 2024 में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ये तीसरी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता के अनुसार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये छोड़ देते हैं, इसमें स्टार लगा हुआ है। विश्व बैंक के न्यूनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें स्टार लगा हुआ है इसलिए इनको छोड़ देते हैं। जो भी स्टार लगा हुआ तो ये करंट से संबंधित था, अब ये आएगा नहीं तो क्या ही फायदा करके। ये वाला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों का गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है, बिल्कुल। PP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी नहीं, ये तीसरी है, ये पहली है, ये तीसरी है, इसलिए ऑप्शन सिर्फ केवल एक ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, इसने ब्रिटेन फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। और ये 2019 में 209 लाख करोड़ थी, तो इसलिए तीनों सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट, ये इसको नहीं देखते हैं, ये भी करंट से संबंधित था, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हमने 2024 तक रखा था। अगला प्रश्न है, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतरशासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विश्व
विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराती है, मुख्यतः देती है, तकनीक सहायता देती हैं, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाना हो। पहला तकनीक की सहायता तो सही है, और दूसरा देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन होगा, पहला तकनीक की सहायता, फिर सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होगा, और अनुदान जो वापस नहीं चुकाना होगा। तो 1 2 3 तीनों है, चौथा नहीं है। गरीबी निवारण के लिए खास सहायता नहीं देती हैं। आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, चलिए पढ़ ही लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों पर भारत सरकार के बीच करारों पर आधारित सहायता मुख्यतः विकास से संबंधित होती है। भारत को इन उपकरणों विश्व बैंक, एडीबी आदि में से सहायता प्राप्त अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती है, जिसकी मुख्यतः तकनीकी सहायता, निम्न ब्याज दर पर ऋण, अनुदान आदि सम्मिलित होता है। जहां तक गरीबी निवारण के लिए खास सहायता का सवाल है, भारत को स्वतंत्रता के उपरांत 1950 एवं 60 के दशक में ऐसी सहायता पीएल 480 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होती थी, जिसमें सड़ा गेहूं आता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया जाता है? ये अवस्थापना मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो ये विश्व बैंक द्वारा दिया जाता था, विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले जाना जाता था, ये पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी 2011 का प्रश्न है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी 2007 का प्रश्न है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी जो है 2007 का प्रश्न है। देखिए करंट से संबंधित था, तो करंट में बीपीएससी ने भी पूछा, यूपी पीसीएस ने भी पूछा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के ऋण में सहायता से आईसीएआर द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? इसके घटक 4 घटक हैं। इसके 4 कौन कौन से घटक हैं? उभरती हुई कृषि नवोन्मेष व्यवस्था में एक उत्प्रेरक के रूप में आईसीएआर की भूमिका को सुदृढ़ करना, उपभोक्ता प्रणाली के लिए कृषि उत्पादन में संशोधन और सतत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर शोधन, कृषि विज्ञान में बुनियादी एवं सामरिक शोध। अगला प्रश्न देखते हैं, हारा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, तो ये किया गया था विश्व बैंक द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में व्यापार करने वाले कंपनियों की कार्बन दक्षता के संदर्भ में निवेशकों को भिन्न करने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूलन स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलाकर विश्व बैंक का गठन करती है? विश्व बैंक का गठन करती है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये भी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बैंक, ये भी है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, और ये भी है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, ये भी चारों उपयुक्त में से चारों ही होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए है, मतलब कि चौथा नहीं है। देखते हैं चौथे में क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि नहीं है, बाकी विकास, वित्त और पुनर्निर्माण, ये तीनों है। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। चलिए, विश्व बैंक समूह में 5 संगठन हैं। पहला आईबीआरडी, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसको याद रखिए क्योंकि कभी कभी सीधा सन पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 में। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1966 में।
1966 में। ये चारों जो है विश्व बैंक के समूह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है, तो ये संबंधित है विश्व बैंक से। ये संबंधित है विश्व बैंक से। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1935 में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। और औपचारिक रूप से स्थापना 1944 में की गई थी, परंतु इसकी सदस्यता सितंबर 1945 से प्रभावित हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों को जांच कीजिए। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। नहीं, अकेले तो नहीं कार्य करता है, बाकी पहला सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी तो अकेले तो नहीं कार्य करता है। सी होगा। एक तो बिल्कुल दूसरा नहीं सही था। तीसरा देखते हैं, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व के युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। बिल्कुल, इसकी तभी मतलब इसका सॉरी स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विकास बैंक मध्यम आय और क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। आता है कथन एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक एकल रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि विश्व बैंक समूह की अन्य संस्थाएं तथा अन्य साझेदारों के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए कार्य करता है। इसलिए कथन 2 गलत है। इससे वर्ष 1944 में यूरोप के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की स्थापना के लिए किया गया था। इसलिए कथन केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे विश्व बैंक की कौन सी संस्था विश्व के निर्धनता राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो ये करती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना 24 सितंबर 1960 को उदार शर्तों पर ऋण देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की एक पूरक इकाई के रूप में हुई थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? विश्व के निर्धनतम देशों को गरीबी एवं असमानता में कमी लाने, आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा लोगों को जीवन स्तर में सुधार करने वाले कार्यक्रम हेतु ऋण एवं अनुदान देना। तो गरीब लोगों को ऋण कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1960। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1960। इसको याद रखिए, शायद ये दोबारा पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। बिल्कुल, ये केवल उन्हीं देशों को ऋण प्रदान करता है जो उसका सदस्य हो। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1944 में की गई थी, परंतु इसके सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रारंभ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख जिम्मेदारी सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना है। किसके लिए ऋण प्रदान करता है? भुगतान संतुलन संबंधी समस्या। जैसे अपने यहाँ 1991 में भुगतान संतुलन की स्थिति प्रकट हो गई थी, संकट आ गया था, तभी IMF ने हमारी सहायता की थी। यह केवल सदस्य देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने, अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने, आयात के लिए भुगतान जारी करने तथा मजबूत आर्थिक विकास की स्थापित स्थिति को बहाल करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विकास बैंकों की तरह विशिष्ट विकास परियोजना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो यह सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्जा देता है। बिल्कुल यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है? इसका कार्य है विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की
ये व्यवस्था करना बिल्कुल ये नहीं है। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उद्धार करना नहीं, ये भी नहीं है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्या बिल्कुल यही है। समस्या के समाधान है सहायता करना, यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण का उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग किया जाता है भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी IBRD की स्थापना हुई थी और IMF की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और IBRD की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक समझौते के अंतर्गत 1944 में की गई। चूंकि दोनों ही स्थापना ब्रेटन वुड्स के तहत हुई, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा तथा मुख्यालय वाशिंगटन DC, इनका दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा, होने के कारण इसे वाशिंगटन DC जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ ही की गई और उन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः नहीं, ये गलत है। दोनों का ही वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सिर्फ पहला ही सही होगा। पहला कहाँ पर है? डी है, इसलिए पहला ही सही होगा। अभी हम लोगों ने व्याख्या भी पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक तो है, विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र नहीं है और विश्व व्यापार संगठन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। आज हम लोग दो क्लासें लेंगे, एक 12 बजे अपलोड करेंगे, एक शाम को। तो आप आज ही 100 क्वेश्चन कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ये भी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है, चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर ही देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, गेट और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नहीं, इसमें गेट नहीं था, सिर्फ ये दोनों थे। वो था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसलिए इसमें गेट देने की वजह से इसका ऑप्शन सही नहीं लगाया जा सकता। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग 50 प्रश्न कर लिए हैं और 50 प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। इसी तरह इसमें जितने क्वेश्चन है कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। आप लोगों को पता ही है कि कितना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम चाहे वो UPPCS हो या चाहे UPSC क्यों ना हो, और चाहे RO या RO, जो भी आगे एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। 6 दिसंबर को जो UPPCS है उसके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी हो। जो भी कमियां हो, जैसा भी हो, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।